जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हमने डाटा स्ट्रक्चर तो देखा, उसके बेसिक्स देखी, डाटा स्ट्रक्चर कितनी टाइप्स के होते हैं और उसके ऑपरेशंस क्या हैं, ख़ास तौर पे ऑपरेशंस देखे हमने। तो हमारा कोर्स जो है वो है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। अब हम थोड़ा सा फॉर्मली एल्गोरिदम को देखेंगे, ये क्या होता है और इसका हमारे कोर्स में हमने इसका क्या करना है। तो an algorithm is a process or a set of rules required to perform calculation or some other problem solving operation especially by a computer। तो ये आपको पता है, ये थोड़ी सी इसकी जो फॉर्मल सी डेफिनेशन है कि ये एक स्टेप्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन इसके आगे दे दी है जो आप फेमिलियर हैं। इट कंटेन्स द फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी, that which are being carried in a specific order to perform the specific task। तो एल्गोरिदम की जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये फाइनाइट सेट होते हैं, ये इनफाइनाइट नहीं होते, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये ख़ास ऑर्डर में जब हम इनको कैरिड आउट करेंगे, ख़ास ऑर्डर में जब परफॉर्म करेंगे तब ये रिज़ल्ट देंगे। और तीसरा ये कि ये किसी ख़ास टास्क को अचीव करते हैं, किसी ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम की कोई ना कोई इनपुट होती है। जब भी कोई एल्गोरिदम लिखा जाता है तो वो कुछ ना कुछ डाटा एज एन इनपुट ले रहा होता है। डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जा सकता है। एन एल्गोरिदम हैज़ सम इनपुट वैल्यूज़, वी कैन पास ज़ीरो और सम इनपुट वैल्यूज़ टू एन एल्गोरिदम। समटाइम ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई एल्गोरिदम कोई भी वैल्यू ना ले, ठीक है जी। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। आउटपुट, वी विल गेट वन और मोर आउटपुट एट द एंड ऑफ एन एल्गोरिदम। अनएम्बिगिटी, तो ये इसका एल्गोरिदम की करेक्टरिस्टिक्स है। अनएम्बिगिटी से क्या मुराद है कि इसको अगर मैं सादा सी ज़ुबान में, सादा अल्फाज में कहूँ तो क्लैरिटी कह सकते हैं। अनएम्बिगियस का उलट होता है, इसका उलट होता है एम्बिगियस। एम्बिगियस कहते हैं कि जो डाउटफुल हो, ठीक है। एम्बिगियस कहते हैं डाउटफुल को। ये अगर स्टार्ट से अन निकाल दें तो एम्बिगिटी कहते हैं डाउट को, फुल डाउट्स। तो अनएम्बिगियस, अनएम्बिगिटी से मुराद ये है कि विदाउट डाउट, यानी कि क्लैरिटी। एन एल्गोरिथम शुड बी अनएम्बिगियस, द इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर एंड सिंपल, ठीक है। ये भी एल्गोरिथम की करेक्टरिस्टिक्स है। फाइनाइटनेस, ये तो हमने डेफिनेशन में भी देखा कि इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, द एल्गोरिथम शुड हैव नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये काउंटेबल होनी चाहिए, ये काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ना हो। फिर अफेक्टिवनेस, अफेक्टिवनेस से क्या मुराद है कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो प्रॉब्लम को इफेक्टिव वे में एफिशिएंटली सॉल्व करे, प्रोवाइड सोल्यूशन विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है जी। और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, फिर जो एल्गोरिदम होता है वो किसी लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम नहीं होता, बल्कि एल्गोरिदम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को हम किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। An algorithm must be language independent so that the instructions in an algorithm can be implemented in any of the language with the same output। फिर क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा हो जाता है कि फिर एल्गोरिदम कैसे लिखा जाएगा। तो एल्गोरिदम को हम सूडो कोड में लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट की सूरत में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये कुछ एल्गोरिदम की करेक्टरिस्टिक्स थी। जो हमारा कोर्स है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, उसमें उसमें हमने एल्गोरिदम के साथ क्या करना है, उसमें हमने एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को जज करना है, मेजर करना है। तो देखते हैं कि एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी, द परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिदम कैन बी मेजर्ड इन टू फैक्टर, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी से क्या मुराद है, ठीक है जी। तो ये फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। किसी भी एल्गोरिदम की जो परफॉर्मेंस है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके लिए दो फैक्टर कौन कौन से हैं, एक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब ये वो दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं
जिनको हमने इस कोर्स में देखना है। ठीक है, कि कोई भी एल्गोरिदम लिख लिया हमने, जैसे मैंने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास अगर कोई डाटा स्ट्रक्चर है उसमें 1000 एलिमेंट्स हैं, तो उन 1000 एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग एक देखा था हमने, ठीक है, जो डाटा पर डिफरेंट कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते थे, उनमें से एक ऑपरेशन था सॉर्टिंग करना, किसी खास ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकल सॉर्टिंग करना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना। तो सॉर्टिंग करनी है इन 1000 एलिमेंट्स की। तो सॉर्टिंग करने के लिए एक ख़ास तरतीब में लगाने के लिए हमारे पास कई एल्गोरिदम होंगे। मैं अज्यूम करता हूँ 3 एल्गोरिदम है। तो अब ये 3 तरीके हैं, 3 एल्गोरिदम हैं, 3 रास्ते हैं, 3 मेथड हैं सॉर्ट करने के। तो मैंने कौन सा अडॉप्ट करना है? जो मैक्सिमम एफिशिएंट होगा वही अडॉप्ट करूंगा ना, जिस पे कम से कम रिसोर्सेज लगेंगे। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल प्रीवियस भी दी थी कि इस्लामाबाद जाना है, कई एक तरीके हो सकते हैं। जीटी रोड से जाया जा सकता है, मोटरवे से जाया जा सकता है, ट्रेन से जाया जा सकता है, एरोप्लेन से जाया जा सकता है। डिपेंड करता है कि मेरे पास कितने रिसोर्सेज है, मैं कितने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम की क्या शॉर्टेज है, क्या मामलात हैं, तो मैं उस हिसाब से डिसाइड करता हूँ। तो एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी में 2 फैक्टर हैं, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के वो टाइम कितना लेगा, दूसरा वो स्पेस कितनी लेगा डिस्क के ऊपर, रैम के ऊपर। ठीक है जी। अब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इससे क्या मुराद है? द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन। किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को मुकम्मल करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज डिनोटेड बाय द represented by the और मेयर, you can say मेयर, डिनोटेड की बजाय मेयर कह सकते हैं। ठीक है जी, मेयर्ड बाय द स्पेलिंग आप देख लें, मैं सिर्फ रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। मेयर्ड बाय द बिग थीटा, बिग एंड बिग ओमेगा नोटेशन। तो इसमें ये 3 डिफरेंट नोटेशंस यूज होती हैं। इसको आमतौर पे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस भी कहा जाता है, उसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को करने के ये 3 तरीके हैं। 3 तरह से 3 सैम्पल्स के कौन कौन से सैम्पल्स हैं? हमारे पास बिग थीटा है, बिग ओ है, बिग ओमेगा है। अब इनसे क्या मुराद है वो भी हम शेयर करेंगे अभी एक दो स्लाइड्स के बाद। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज मेनली कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स टू फिनिश द एग्जीक्यूशन। तो इसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे देखते हैं? ये असल में नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। हम ये देखते हैं कि किसी भी एल्गोरिदम को मुकम्मल होने में कितने नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है जी, वो कितने रिक्वायर्ड हैं वही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिटरमिन करते हैं। तो उसके बाद दूसरा था कॉम्प्लेक्सिटी। एन एल्गोरिदम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। तो जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है उस एल्गोरिदम को चलाने के लिए, मतलब ज़ाहिरी बात है एल्गोरिदम के साथ कोई डाटा है, इनपुट है, डाटा है, तो उस डाटा को सेव करने के लिए प्लस एल्गोरिदम को चलाने के लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। को भी हम इन्हीं 3 नोटेशंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा बेटा, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने ये कहा था, मैंने ये बात कही थी, जब कोई प्रोग्राम, कोई एल्गोरिदम कोई चलता है तो उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स की हमने बात की थी, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स वो लेता है अपनी एग्जीक्यूशन को करने में। तो नंबर ऑफ स्टेप्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं उनका ग्रोथ रेट देखा जाता है। ठीक है जी, ग्रोथ रेट को देखने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट फंक्शंस बनते हैं मैथमेटिक्स, आप वहाँ पर भी ये फंक्शन डिस्कस होते हैं। तो फंक्शन की कई एक टाइप्स हैं। एक ग्रोथ रेट है कांस्टेंट, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि वो सिर्फ
अब 1 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट अमाउंट लेता है। इसे हम नो टाइम, इसे हम कहते हैं विद नो टाइम। ठीक है जी। एक है लोगैरिथमिक। ठीक है, लोगैरिथमिक से क्या मुराद है? फर्ज करें अगर हमारे पास 1000 हैं तो वो 10 आइट्रेशंस में इसको कंप्लीट कर लेगा। फर्ज करें 1000 आइटम्स को सेव करवाना है, डाटा सेव करवाना है, तो लोगैरिथमिक से क्या मुराद है कि वो 10 आइट्रेशन में इसको 10 टर्न्स में 10 टाइम्स में वो इसको सेव करेगा। ठीक है, यानी कि जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उससे भी कम। आपको पता ना कि जो लॉग है वो बड़ी वैल्यू का लॉग अगर हम तो उसका आंसर छोटा आता है लॉगरिथमिक, तो वो एक्चुअल जो आइटम्स हैं उससे भी कम, काफ़ी कम वो टाइम लेता है। उसके बाद है लीनियर। लीनियर से क्या मुराद है? अगर 1000 हमारे पास डाटा आइटम्स हैं तो वो 1000 आइट्रेशंस ले। आइट्रेशन आपको पता है, फॉर लूप आपने पढ़ा। फॉर लूप में जब एक दफ़ा आपने चला दिया, यू कैन से इज इक्वल टू 1 से ये शुरू हुआ फ़र्ज़ करें, और ये आप कहते हैं जी जाता है ये 100 तक, तो इसमें 100 आइटम्स, तो 1000 आइट्रेशन में अगर ये काम अपना टास्क मुकम्मल करे तो इसको हम लीनियर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जैसे आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन देखा होगा, होती है उसकी। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास डिफरेंट ग्रोथ रेट हैं, और इन ग्रोथ रेट्स को जो उसने कहा था बिग ओ और बिग थीटा और बिग ओमेगा, अब इसके एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये देखें, ये आपके पास सैम्पल है, रिप्रेजेंट किया गया रनिंग टाइम। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपके पास है बिग थीटा। ठीक है जी, दिस नोटेशन, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट सैम्पल बिग थीटा। ठीक है, अब बिग थीटा क्या करता है, इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है। बिग थीटा ये करता है, अगर हम किसी एल्गोरिदम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बताना चाहें बिग थीटा नोटेशन के साथ, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी है, जिसको हमने कहा था बिग और आगे सैम्पल था थीटा का, उससे क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि हमारे पास हम लोअर बाउंड भी दे देते हैं, ठीक है, हम अपर बाउंड भी दे देते हैं, और हमारा जो एल्गोरिदम है उसका जो ग्रोथ है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, इस लोअर और इस अपर के रहती है। इसकी मिसाल रियल वर्ल्ड अगर मैं दूं, तो कोई भी फंक्शन फ़र्ज़ करें आपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में करना है, तो आप अपने सीनियर्स से एस्टिमेशन लेते हैं कि जी आपने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया था, करवाया था, तो हम भी ऐसा ऑर्गेनाइज़ करवाना चाह रहे हैं, तो इस पर कितना का एक्सपेंस आता है। ठीक है, तो वो कहेंगे जी कम अज़ कम इस पर 30,000 कम अज़ कम आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 35,000। ठीक है जी, तो अगर इस तरह से हम अपने एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी बताएं, यानी कि लोअर वैल्यू भी दे दें और अपर भी दे दें, तो उसको हम बिग थीटा कहेंगे। ठीक है, जो एल्गोरिदम है वो कम अज़ कम, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक्यूरेटली बताता हूँ कि हमारा एल्गोरिदम क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक से मुराद क्या है कि जो उसकी नंबर ऑफ आइटम है वो स्क्वायर, उसका स्क्वायर आइट्रेशन लेगा, या फिर क्यूबिक आइट्रेशंस लेगा। तो मिनिमम इतनी है, मैक्सिमम इतनी है। तो ये जो मैकेनिज्म होगा कॉम्प्लेक्सिटी बताने का, ये जो तरीका है कॉम्प्लेक्सिटी बताने का, इसको हम बिग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ आई? जी सर। जी, तो बेटा ये एक मेथड है। उसके बाद एक मेथड है जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है, विच इज कॉल्ड बिग। ठीक है जी, मैं सिर्फ अभी बी लिख रहा हूँ। इससे क्या मुराद है कि हम सिर्फ अपर बाउंड बता देते हैं, अपर बाउंड। ठीक है जी, कि हमारा एल्गोरिदम मैक्सिमम मैक्सिमम इतनी अमाउंट लेगा, मैक्सिमम इतना कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, उससे कम में कितने में कंप्लीट होता है वो हम बाउंड
बताते, ठीक है। तो ये वाला जो मेजरमेंट मैकेनिज्म है जिसे हम बिग ओ कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करने का तरीका, ये सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा यूज होता है ये वाला। ये थीटा भी यूज होता है लेकिन बिग ओ सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, ठीक है। उसके बाद एक और तीसरा जो मैकेनिज्म था, तीसरा मेथड था, वो था बिग ओमेगा, ठीक है जी। अब जो बिग ओमेगा है इसका कुछ इस तरह से सैम्बल यूज किया जाता है। बिग ओमेगा क्या करता है, ये लो बाउंड बता देता है, ठीक है, कि हमारा एल्गोरिदम कम अज कम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होगी, ठीक है, कम अज कम इतनी होगी, और मैक्सिमम मैक्सिमम का कोई पता नहीं। तो बेटा बात ये है कि जिस जिस चीज़ का हमें अपर बाउंड का पता ना हो वहाँ पर वो मामला रिस्की होता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें आप स्विमिंग करने जा रहे हैं, तो आपको बताया जाए कि ये जो पूल है इसकी जो डेप्थ है या इसकी जो गहराई है वाटर की, वो तकरीबन कम अज़ कम जनाब वो 10 फुट है या कम अज़ कम 6 फुट है। तो आप कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कहते हैं जी ज़्यादा से ज़्यादा हमें नहीं पता। तो फिर आप वहाँ पे डाउटफुल होंगे कि मैं इसमें जंप करूँ या ना करूँ। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि इस पूल की जो हाइट है वो डेप्थ, सॉरी, जो इसकी डेप्थ है वो मैक्सिमम 6 फीट है, तो आप कहते हैं फिर ठीक है, खैर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट या इससे ज़्यादा तो नहीं है, तो आप उसमें उसमें स्विमिंग करने को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका जो आपको थीटा का बताया वो ये है कि मिनिमम बता दें कि मिनिमम 6 है और मैक्सिमम 7 है, इसके दरमियान इसकी डेप्थ होगी वाटर की, तो आप वहाँ पर भी प्रेफर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेटा 3 तरीके हैं कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के, ठीक है। एक को कह दिया बिग थीटा, एक को कह दिया बिग ओ, और एक को कह दिया बिग ओमेगा, ठीक है। ये तीनों मैंने डिस्कस कर लिए। बिग थीटा वो है जो अपर बाउंड भी बताता है, लोअर बाउंड भी बताता है, और इसके दरमियान हमारा एल्गोरिथम चल रहा होता है, ठीक है। यानी कि इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी इस लोअर अपर बाउंड के दरमियान में कहीं होती है। और बिग ओ से क्या मुराद है कि हम मैक्सिमम लिमिट बताते हैं कि हमारा एल्गोरिथम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होगी, और उससे नीचे नीचे हमारा एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स रहता है। और बिग ओमेगा अच्छा तरीका नहीं है कॉम्प्लेक्सिटी बताने का कि हम एक मिनिमम बाउंड बताते हैं और हमारा एल्गोरिथम उससे ऊपर ही जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी इस मिनिमम बाउंड से ज़्यादा ही होती है। तो बेटा यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, तो फिर हम आगे देखते हैं कुछ।